गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? आपका सौंदर्या है इसमें दोस्तों स्वागत है। आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में एनालिसिस करेंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और प्लासी का क्या परिणाम निकला। और प्लासी के बारे में बहुत सारे कथानक बनते हैं दोस्तों, तो उन सब के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि बैटल ऑफ जो प्लासी था, ये प्लासी कहाँ है दोस्तों? प्रेजेंट में बंगाल में पड़ता है। ठीक है, यह युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। डेट जरूर याद रखना दोस्तों। यह युद्ध दो लोगों के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय बंगाल का प्रथम नवाब है। रॉबर्ट क्लाइव से दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति भी कहा गया है। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा गया है। और मिर्जाफर आगे मिलेगा दोस्तों। मिर्जाफर रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे बोला गया है? मिर्जाफर को बोला गया है दोस्तों। दो क्वेश्चन यहाँ से। रॉबर्ट क्लाइव की खास बात यह है दोस्तों, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा गवर्नर है दोस्तों कि यह किसी भी युद्ध में कभी भी हारा ही नहीं है। ये इसकी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य दोस्तों युद्ध होता है। क्यों हुआ था इसका रीजन अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है दोस्तों? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मिर्जाफर के बारे में भी बाद में हम बताएंगे, कौन था, कैसे था, इसका रीजन समझाएंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव मिर्जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसको साइड में दोस्तों सिराज भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सिराज का सेनापति था। उसे राजा बनाने की लालच में अपनी ओर मिला लेता है। वहाँ का जो दीवान था दोस्तों, दीवान होता है जो राजा के पर्सनल मामले का जो प्रमुख पद होता है वो दीवान का होता है। उस समय दीवान था राय दुर्लभ को पैसे के लालच से अपनी ओर मिला लेता है। यार लतीफ एक अधिकारी था, बंगाल अधिकारी था, उसको भी पैसे के लालच में मिला लेता है। एक फाइनेंशियल जो सपोर्टर था दोस्तों, यानी बंगाल के नवाब का जो पैसे से सपोर्ट करता था, उसका नाम था जगत सेठ, जो एक बंगाली प्रसिद्ध व्यापारी था, उसको भी पैसे के लालच में मिला लेता है, क्योंकि मिलाता है। और इस तरह से इन सबको मिलाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करता है। जब आक्रमण होता है दोस्तों, तो शीघ्र ही क्या होता है, सिराजुद्दौला के दो ईमानदार ऑफिसर थे जिनका नाम है मोहनलाल मीरमदान। क्या नाम है दोस्तों? मोहनलाल मीरमदान। ये युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और जैसे ही युद्ध करते शहीद हो जाते हैं और इनके सेनापति इन सब लोगों का सिराजुद्दौला को कोई भी रोल, मतलब कोई भी लोग ये सपोर्ट नहीं करते। सिराजुद्दौला शीघ्र ही समझ जाता है और फिर वो दोस्तों क्या करता है कि पालकी में बैठकर, किस में बैठकर? पालकी में बैठकर, ध्यान रखना, पालकी में बैठकर अपनी महल की ओर भागता है। जैसे ही पालकी में बैठकर दोस्तों महल की ओर भागता है, तो मिर्जाफर का पुत्र था जिसका नाम था मीरन। मिर्जाफर के दो पुत्र हैं, बड़ा है मीरन और छोटा है नजमुद्दौला। हम नजमुद्दौला की बाद में कहानी बताएंगे। तो मीरन क्या करता है, सिराजुद्दौला का पीछा करता है और इसकी हत्या कर देता है। इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी समाप्त हो जाता है दोस्तों। ये प्लासी के युद्ध के बारे में ध्यान रखना, यह एक धोखा था दोस्तों और अंग्रेजों की भारत में आगमन का ये प्रथम प्रवेश है दोस्तों। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रवेश आरंभ होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इतना तो क्वेश्चन आपका पहला तो पालकी वाला आ गया। इसकी हत्या मीरन किया। मीरन कौन है? इसका पुत्र है। कौन कौन धोखा दिया? मिर्जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, जगत सेठ दोस्तों। समर्थन कौन किया था? मोहनलाल मीरमदान। फिर रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लासी कहाँ है? प्रेजेंट में बंगाल में है। इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इन सब पे हमने पहले फोकस किया। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं दोस्तों कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था, क्या क्या रीजन थे और रॉबर्ट क्लाइव क्या प्लान बनाता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी का रीजन है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों कि 1717 में बैटल ऑफ प्लासी का जो पृष्ठभूमि है वो 1717 मैग्ना कार्टा, जिसमें जो मुगल शासक था फारूक सियर ने अंग्रेजों को बंगाल, गुजरात, हैदराबाद से फ्री में व्यापार का परमिशन दिया था दोस्तों। कहाँ कहाँ से? बंगाल से, गुजरात से
और हैदराबाद से दोस्तों, यहाँ से फ्री में व्यापार का परमिशन दिया था और यहीं से बैटल ऑफ प्लासी की पृष्ठभूमि बनना आरंभ हो जाती है दोस्तों। क्या होता है, अब बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल से जो लोग व्यापार कर रहे थे वो व्यापार को जनरली हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भारतीय व्यापारी को रखते हैं, उसके नीचे अंग्रेजी व्यापारी आ जाएंगे दोस्तों, अंग्रेज। दूसरी तीसरी तरफ यूरोपीय व्यापारी को हम रखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों में जिसमें कौन कौन है, पुर्तगीज है दोस्तों, डच है, डेन है और फ्रांसीसी है। ये सभी दोस्तों भारत से व्यापार करते हैं। तो इनको हम 3 कैटेगरी में डिवीजन करते हैं। यहाँ से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसे ये लोग भारत से व्यापार कर रहे थे, ठीक है, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग का काम तो कर नहीं रहे थे। ये लोग भारत के सामान खरीद कर और मंडी में सेल करके अपना बेनिफिट अर्न कर रहे थे। तो एक तो मान लेते हैं सामान की कीमत हो गई, एक टैक्स हो गया, उसके बाद इनका क्या होगा दोस्तों, इनका तब उसके बाद फायदा जुड़ेगा यानी प्रॉफिट जुड़ेगा। अब देखिए, जब भारतीय व्यापारी एक मान लेते हैं 100 रुपए का सामान अगर खरीदेगा, 100 रुपए टैक्स देगा तो 200 प्लस बेचेगा तो इसका फायदा होगा। अंग्रेज कितने में बेचेगा, 100 का सामान खरीदा, टैक्स इसका 0 है यानी 100 प्लस पे फायदा हो जाएगा। यूरोपीय लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों कि जो यूरोपीय यात्री थे ना, इनको अपना लोगो बेचना शुरू किया। क्या बेचना शुरू किया, लोगो बेचना शुरू किया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो इनको बेचने शुरू किया आधे दाम पे, तो जैसे 100 का ये सामान हो गया, 50 का लोगो और ये कितने में बचा सामान, 150 में बेचेंगे। इस तरह से व्यापार का कंडीशन बन गया। जब ये लोगो बेचना शुरू किया दोस्तों, तो इससे कंपनी की आय तो अत्यधिक वृद्धि हो गई, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ दोस्तों, 2 इफेक्ट पड़ा। पहला इफेक्ट ये पड़ा कि बंगाल का जो रेवेन्यू था दोस्तों, जो जनरेट हो रहा था, और रेवेन्यू पूरी तरह से रुक गया। सिर्फ रेवेन्यू देने वाले कौन बचे, सिर्फ भारतीय बचे, यूरोपीय यात्रियों का पूरी तरह से बंद हो गया दोस्तों। तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि जो वहाँ का व्यापार कंडीशन था दोस्तों, वहाँ पर भारतीय व्यापारी पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधि में क्या होने लगे, उनकी गतिविधियां खराब होने लगी दोस्तों, क्योंकि 200 प्लस में बेचेंगे तो बिक्री होगा, इनका 150 प्लस, इनका 100 प्लस। अगर 150 प्लस में अगर बेचते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से भारतीय व्यापारी बर्बाद हो जाएगा और इन लोगों का बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों बंगाल में हो गई थी। इसी कंडीशन के कारण, इसी स्थिति के कारण जब ये इंफॉर्मेशन भारतीय व्यापारी नवाब सिराजुद्दौला को बताते हैं कि ऐसी स्थिति है, क्योंकि व्यापारी भी बर्बाद हो रहा था, तो सिराजुद्दौला जब इसको एनालिसिस करता है, इसको देखता है, तो पकड़ता है। फिर उसके बाद अंग्रेज व्यापारियों को अच्छे से लगाम लगाता है दोस्तों यहाँ पे कि आप लोग अगर इस तरह से करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और फिर लेकिन उस समय जो कंपनी का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन वो अपनी बात से बाज नहीं आता था दोस्तों। इन लोगों को लोगो जैसे बेच रहा था वैसे ही बेचना शुरू कर देता है और सुरक्षा के लिए कलकत्ता में किलेबंदी करना शुरू कर देता। क्या बनाता है दोस्तों, किलेबंदी। और जब किलेबंदी बनाना शुरू कर देता है दोस्तों, तो और अपना कार्य जैसे पहले कर रहा था वैसे करता ही रहता है। तब क्या होता है, पुनः भारतीय व्यापारी नवाब को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना बताते हैं कि अंग्रेज बंद नहीं किए, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो पुनः सिराजुद्दौला आता है दोस्तों, किलेबंदी को रोक देता है, अंग्रेजी सामान को जब्त कर लेता है, अंग्रेजों को पनिशमेंट देता है दोस्तों। यह पनिशमेंट पाने वाला जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव, हमने बताया रॉबर्ट क्लाइव एकमात्र ऐसा गवर्नर है दोस्तों जो कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ है, और इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति की उपाधि भी दी गई है। और पहली बार रॉबर्ट क्लाइव का भारत में क्या किया गया दोस्तों, बड़े पैमाने पर इंसल्ट किया गया। तब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला से बदला लेने की योजना बना डाली। क्या योजना बना डाली उसको हम लोग देखेंगे। पहली ये हुई, रॉबर्ट क्लाइव की पहली योजना क्या बनी दोस्तों, अगर सिराजुद्दौला से युद्ध करना है, सिराजुद्दौला से बदला लेना है, तो 2 चीजों की जरूरत पड़ी उसे। किसकी किसकी, नंबर 1 सैन्य यानी सेना की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। किसकी जरूरत पड़ेगी, बिना सेना की युद्ध हो सकता है,
नहीं हो सकता। अगर यूरोपीय सेना भी बुला लिया जाए तो पहला तो रीजन है सेना की रिक्वायरमेंट। दूसरा उसे क्या जरूरत पड़ी दोस्तों, चूंकि जनरली बंगाल एक बड़ा प्रांत था। कहा गया है कि नवाब सिराजुद्दौला के जितने सिपाही थे, लगभग जितने व्यापारी आए थे उतने व्यापारियों की संख्या थी, यानी उनकी संख्या से भी ज़्यादा यहाँ पे सिपाही हैं। फिर कैसे पराजित किया जाए, तो दूसरा पहला सेना, दूसरा कूटनीति। ठीक है, ये कूटनीति का परिचय देता है कौन, कूटनीति कौन लगाता है, कूटनीति कौन चलाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव। क्या चलाएगा, कैसे करेगा, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से पहले जो हमने बताया वहां से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, यहाँ से कम बने हैं विशेषकर। ठीक है, यहाँ पे कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन। अब क्या करता है, दिसंबर 1856 में जो रॉबर्ट क्लाइव के इशारे से एक अंग्रेज था, अधिकारी था, जिसका नाम था विलियम हैवलॉक। एक मनगढ़ंत कहानी रचता है जिसे हम ब्लैक होल, कौन सी घटना कहते हैं, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। यह घटना दोस्तों एग्जाम में आया था, कलकत्ता में हुआ था। यह घटना ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, दिसंबर 1856 में। काल कोठरी की घटना, हिंदी में क्या बोलते हैं, काल कोठरी की घटना। इस घटना को किसका मनगढ़ंत था दोस्तों, विलियम हैवलॉक ने मनगढ़ंत बनाया था। इस घटना में एक मैसेज दिया गया था दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया, जिसमें अंग्रेज महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी लोग थे। और पुनः जब 48 घंटे बाद इसको खोला गया दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफोगेशन का मतलब होता है दोस्तों सांस फूलने के कारण, ठीक है, उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा मनगढ़ंत स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी विलियम हैवलॉक भेजता है। और फिर इसी के लिए घुटन के कारण चूंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, अब इसी के उत्तर के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि क्या रियल में ऐसा हुआ। रॉबर्ट क्लाइव का ही चूंकि इशारे पे घटना हुई थी, बनाया गया था प्लान। रॉबर्ट क्लाइव का था बिल्कुल ऐसा हुआ था, आप मुझे एक प्रशिक्षित सेना दे दो जिससे हम अपनी सुरक्षा कर लें। और इस नीति के कारण ब्रिटिश से एक सैन्य टुकड़ी, प्रशिक्षित सैन्य टुकड़ी रॉबर्ट क्लाइव की सेवा में आ जाती है दोस्तों। इस तरह से क्लाइव की सेना की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है दोस्तों। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे, एक तो सेना मिल गई दोस्तों, अब दूसरा नवाब क्या करता है, कूटनीति क्या करता है कि जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे और अधिकारी थे, उनको किस लालच में मिलाता है दोस्तों, तो यार लतीफ हमने बताया पैसे की लालच में बिका, राय दुर्लभ पैसे की लालच में हुआ, जो दीवान था वहाँ का, जगह सेठ जिसका किसी समय नवाब ने इंसल्ट किया था, तो इसके लिए पैसे की लालच में अपनी ओर मिलाया गया। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों, जिसकी बदौलत अगर कहा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों के पक्ष में जाता है, वो था बंगाल का सेनापति मीर जाफर का अंग्रेजों से मिलना, क्योंकि उसी के अधिकार में सारी सेनाएं होती थी। इसलिए थोड़ा सा हम लोग मीर जाफर के बारे में जान ले दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, मीर जाफर को किसका वो कहा गया है, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ बोला गया है दोस्तों। थोड़ा सा हम बंगाल के पे दृष्टिकोण डालेंगे, बंगाल के बारे में जानेंगे दोस्तों। बंगाल की जब भी बात होती तो बंगाल का अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा गया तो आपको ध्यान रखना मुर्शीद कुली खां। बाद में बंगाल में एक शासक आता है दोस्तों जिसका नाम था अलीवर्दी खां। यहीं से हमें हमारी कहानी समझ में आती है। क्या नाम था दोस्तों, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की क्या खासियत है दोस्तों, अलीवर्दी खां बंगाल का शासक था। ये दो भाई था दोस्तों, एक बड़ा भाई है, इसका एक छोटा भाई था। बड़ा भाई राजा बनता है, अलीवर्दी खां शासक बनता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान नहीं देने वाली बात है दोस्तों, अलीवर्दी खां के पास ये बड़ा भाई है, इसका एक छोटा भाई है।
अलीवर्दी खां के पास 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 2। एक बड़ी बेटी थी दोस्तों, और जो बड़ी बेटी थी इसी का बेटा सिराजुद्दौला था। क्या था नाम? सिराजुद्दौला। इसी का बड़ा बेटा सिराजुद्दौला था दोस्तों। और जो इसका दूसरी बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। अब जो इसका छोटा बेटी थी उसका नाम, जिसका घसीटी बेगम था, ठीक है। और जो छोटा भाई था, छोटे भाई का एक बेटा था जिसका नाम था दोस्तों मीर जाफर। यानी कहने का मतलब मीर जाफर अलीवर्दी खां का क्या हुआ? भतीजा हुआ। बाद में घसीटी बेगम की शादी मीर जाफर से हो गया। तो जब घसीटी बेगम की शादी मीर जाफर से हो गया तो क्या हुआ दोस्तों? तब अलीवर्दी खां का मीर जाफर क्या बन गया? दामाद भी बन गया और बेटा भी बन गया, भतीजा भी बन गया। आप देखते हैं सिराजुद्दौला के पिता की डेथ, जब सिराजुद्दौला बचपन में था, छोटा सा था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो सिराजुद्दौला अपना अधिकतम समय अपने नाना के पास बिताता था दोस्तों। किसके पास? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने एक बार सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के बारे में ये भी समझा चुका था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान हैं, अगर इन्हें नहीं छेड़ोगे तो मीठा शहद देंगे, अगर छेड़ोगे तो ये काट काट के मार डालेंगे, काट काट के मार डालेंगे। ऐसा स्टेटमेंट अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को बहुत पहले समझा चुका था दोस्तों। अब कंडीशन यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि एक निश्चित समय के बाद, जब तक अलीवर्दी खां था तब भी चूंकि इसका भतीजा था, इसका बेटा तो था नहीं, तो मीर जाफर तब भी सैन्य नेतृत्व संभालता था। चूंकि इसका बेटा या भतीजा हुआ तो सेना को पूरी तरह से हैंडल करता था दोस्तों। जब अलीवर्दी खां मरने लगा तो क्या किया, इन दोनों में सत्ता का ये कहा कि भाई सिराजुद्दौला को हम शासक बना देते हैं, लेकिन पूरी तरह से शासन को तुम हैंडल करना, और इस तरह से शासन को चलाने लगता है दोस्तों। आरंभ में मीर जाफर जो था दोस्तों, ये सेना इसका सिराजुद्दौला का मामा या मौसा हुआ तो इसका विशेष रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला बड़ा हो गया तो वो रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है दोस्तों। ये तब राजा और ये सेनापति का ओहदा पा लेते हैं दोस्तों। अब इसके जो बेटे थे मीर जाफर और घसीटी बेगम से, एक का नाम था, बड़ा जो था उसका नाम था मीरन, एक था नजमुद्दौला, और एक बेटी थी दोस्तों, इसी बेटी की शादी मीर कासिम से हुआ था। जब इस तरह से ये बिहेव करने लगता है, अब वैसे रियल अगर देखा जाए तो 50% ये, तो 50% का एक हकदार हुआ, 50 इसको मिलना चाहिए, 25 इसको, यानी ये 75% का मालिक कौन है? मीर जाफर है। लेकिन अब जब सिराजुद्दौला 25% का, फिर भी सिराजुद्दौला शासक बना, इसका जब इंसल्ट करता है तो घसीटी बेगम को क्या लगेगा दोस्तों? अत्यधिक बुरा लगेगा, ठीक है। और जब घसीटी बेगम को अत्यधिक बुरा लगता है, घसीटी बेगम, मीरन, नजमुद्दौला, इन सबको अत्यधिक बुरा लगता है दोस्तों। इसी मौके का फायदा, इसी बात को एनालिसिस करके जो रॉबर्ट क्लाइव था, कौन? रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों, वो किससे मिलता है? सीधा वो घसीटी बेगम से मिलता है, और घसीटी बेगम को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर करता है कि भाई हम इसका बदला, आपके पति को शासक होना चाहिए, लेकिन सिराजुद्दौला है, मैं सिराजुद्दौला को हटाकर इनको क्या बना दूंगा? राजा। अब इस तरह से घसीटी बेगम को अपनी ओर मिलाने के बाद इसी दबाव से मीर जाफर पूरी तरह से सिराजुद्दौला का विरोधी बन गया था दोस्तों, और अंग्रेजों का समर्थक बन गया था दोस्तों, ठीक है। तो इस मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच की कुछ ऐसी सिचुएशन थी। इन्हीं सब कारणों के कारण ही मीर जाफर क्लाइव का साथ देता है और बंगाल का शासक बनता है। तो प्लासी के युद्ध के बारे में दोस्तों हमने ये जान लिया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे, इन सब के बारे में डिटेल में। प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों कहा गया है दोस्तों कि अंग्रेजों का भारत में जो शासन स्थापित हुआ है उसका आरंभ माना जाता है। प्लासी का युद्ध एक धोखा था दोस्तों, और चीटिंग के बल से अंग्रेजों ने भारत में इस तरह से शासन किया दोस्तों। ये प्लासी का समाप्त हो गया दोस्तों। नेक्स्ट में हम बक्सर और इलाहाबाद की संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।
थैंक यू। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू।